उठाया है, उसके लिए मैं पंजाब की तरफ से आप सब लोगों को सैल्यूट करता हूं। क्योंकि शुरुआत करनी थोड़ा मुश्किल होती है। जब शुरुआत हो जाती है तो उसके बाद कदे चले थे केले काफला बढ़ता चला गया। डॉक्टर ज्योतिराज जी और उसकी सारी टीम, परिसंघ के हमारी सारी टीम ने जो ये कदम उठाया है चलने का, एक दिन ये क्रांति जरूर होगी। ईवीएम हटाने के बगैर देश का लोकतंत्र बचाया नहीं जा सकता, ये सब लोग समझते हैं। लेकिन कोई आगे आकर इस बात को उठाने को तैयार नहीं है। लेकिन परिसंघ के लोगों ने, डॉक्टर ज्योतिराज जी ने जो कदम उठाया है, ये अपने आप में एक इतिहास है। और इस कदम को और वर्करों को उत्साहित करने के लिए जो खड़गे साहब ने जहां पर आकर आशीर्वाद देने का फैसला लिया है, उसके लिए भी मैं खड़गे साहब का आभारी हूं। क्योंकि इतना बड़ा फैसला लेना कोई छोटी बात नहीं है। इतना बड़ा फैसला लेना कोई कम बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। डॉक्टर ज्योतिराज जी ने, परिसंघ के लोगों ने जो ये फैसला लिया है, उसके लिए मैं पंजाब की तरफ से ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आज हमारे जितने भी लोग आए हैं, नहीं तो हमारे शाह गुरदीप सिंह जी ढींग सिंह फौजों में आना था, लेकिन दिसंबर में हमारा साहबजंदों का मेला शुरू हो जाता है, वहां पर उनकी तैयारी है। तो मैं आपको पंजाब की तरफ से एक विश्वास दिलाता हूं कि हम हर तरह के कार्यक्रम में पूरे जल थल के साथ, पूरी गिनती के साथ हम आपके साथ खड़े होंगे। गुरु रविदास जी की वाणी है कि साथ संग मिल रहे हो माधो जैसे मधु मखीरा, हमें उसी तरह ढूंढने मखिया की मक्खियों तरह इकट्ठा होना है, दोनों परिसंघ को आगे बढ़ाना है। डॉक्टर ज्योतिराज जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बोले सोनहाल, जय भीम, जय भारत। साथियों, सतवीर पहलवान का मंगोलपुरी से राजेश सांसी जी अपने 50 साथियों के साथ आए हैं। राजेश सिसोदिया जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अजीज है, बहुत क्रांतिकारी। मैं जरा सबसे गुजारिश करूंगा, सारे लोग अभी खड़गे जी 10 मिनट के अंदर पहुंचने वाले हैं। तमाम हजरात से अपील करूंगा कि इतने दूर से लोग, पूरे देश भर से लोग अगर आए हैं यहाँ, तो उसका कुछ मिशन कामयाब होना चाहिए। मेरी गुजारिश है कि सब लोग बैठिए। हेलो, माइक बंद करो वाला। भारतीय कटिक समाज जागृति महासभा अलीगढ़ से श्री वीरेंद्र सूर्यवंशी जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, जो 2 बसों के साथ अलीगढ़ से दिल्ली आए हैं। आप बोलो, ये बोलो पहले। अंकित प्रधान, राम सागर जी 25 बस लेके आए, इनको स्वागत है। देखिए, जो लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं वो अंदर आ जाएं। खड़गे साहब आ रहे हैं 10 मिनट के अंदर। रिंकू प्लास्टिक वाले साहब का भी स्वागत है। मैं अंकित प्रधान से कहूंगा आधे मिनट के अंदर प्लीज अपनी बात खत्म करें। 10 मिनट के अंदर हमने बहुत सारे वक्ताओं को बुलवाना है। हेलो, आधे मिनट बस। हेलो, एक बार सभी हाथ उठाकर नारे लगा दीजिए, जय 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 भीम, जय 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 भीम। देखिए, मेरा नाम अंकित प्रधान है। मैं राहुल गांधी का, उगता उदित राज का, खड़गे जी का एक छोटा सा सिपाही हूं, जो दिल्ली में राहुल गांधी की विचारधारा को लेकर, दोनों परिसंघ की विचारधारा को लेकर घर घर जाता हूं। आज मैं कहना चाहता हूं इन जालिमों से, जो आज वक्त बोर का सर्वनाश कर रहे हैं, छीन रहे हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। मैं हिंदू जाति से आता हूं, मैं हिंदू जाति में गुर्जर बिरादरी से संबंध रखता हूं। मैं सब लोग हिंदू लोगों से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, अगर 140 रुपए किलो मसूर की दाल है, तो आप मुसलमानों को 140 रुपए किलो मसूर की दाल दे दीजिए। अरे हम तो हिंदू हैं, हमें तो 60 रुपए 70 रुपए किलो मसूर की दाल दे दीजिए, जो हमें लगे हम हिंदू हैं। आज हमें भी नहीं लगता हम हिंदू हैं,
1100 रुपए का सिलेंडर है। आप मुसलमानों को 1100 का दे दीजिए, हमें तो दीजिए आप 500 रुपए का, 400 रुपए का, जो हमें लगे, हम हिंदू हैं। आज हमें भी पागल बना रहे हो। अगर मुसलमान से लड़ना होता है तो दलित को आगे कर देते हैं, जाट को आगे कर देते हैं, यादव को आगे कर देते हैं, गुजर को आगे कर देते हैं, और जब वोट मांगने की बात आती है तो कह देते हैं ये गुजर है, ये यादव है, ये जाट है, ये लायक नहीं है। मैं दिल्ली का एक रिसेंट मामला बता रहा हूं, डॉक्टर उदित राज जी ने इसे देखा था, मेरा लाइसेंस का मामला आया था, तो ओपी मिश्रा ने जो स्पेशल सीपी था उसने मना कर दिया था कि गुजरों का मैं लाइसेंस नहीं बनाता। तो हम कैसे हिंदू हुए? आज हम कहना चाहते हैं अपने मुस्लिम भाइयों से कि ये जो वाल्मीकि समाज है, दलित समाज है, ये आपका अपना समाज है। अगर आप अकेले अकेले लड़ेंगे तो ये हम सबको मार देंगे, लेकिन अगर मुस्लिम भाई आज दलित समाज को, ओबीसी समाज को, बहुजन समाज को साथ लेकर समाज की लड़ाई लड़ेंगे तो मुझे यकीन है कि उदित राज जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम अपनी सरकार बनाएंगे और अपनी जमीन को बचाएंगे। इसी के साथ एक लास्ट बात अपनी कहकर खत्म करूंगा। मैंने बाबा साहब नहीं देखे, मैंने भगत सिंह नहीं देखे, लेकिन इस मन से दावा कर रहा हूं, मैंने उदित राज जी को बाबा साहब के रूप में काम करते हुए दिल्ली में देखा है, पूरे देश में देखा है। यह मैं कहना चाहता हूं। दूसरा, राहुल गांधी जी के लिए कहना चाहता हूं, मैंने भगत सिंह नहीं देखे, भगत सिंह के रूप में मैंने राहुल गांधी लोगों के बीच देखे, दुख दर्द देखे। टाइम की कमी है, एक विश्वास और दिला रहा हूं, राहुल गांधी का बब्बर शेर अंकित प्रधान पूरी दिल्ली में घूमता है, वो किसी को जरूरत पड़े एक फोन करना, राहुल गांधी का बब्बर शेर वहीं खड़ा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय संविधान। हो गया। हेलो, ये हमारे ललिता शर्मा जी आई हैं हमारे 45 सदस्यों के साथ, इनका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और नांगलोई विधानसभा से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपने अपनी जगह बैठे, आप अनुशासन का अपना ध्यान रखें, उसका परिचय दें। योगेश वर्मा जी, सुनील रंजन जी, दिलीप जी, मुकेश जी, कालीचरण, सोनपाल, गोरेराज, नरेश बैरवा, मंगोलपीर डॉक्टर जी, जगदीश, भगवान साई जी, इनका स्वागत है। और ये संजय गाबा जी ने रेलवे अप्रेंटिसशिप के 100 लोगों को लेकर के आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साथी अपने अपने बसों में लेकर के आए हैं, जो बस के जो लीडर हैं, ग्रुप लीडर, वो लोग अपने अपने लोगों का ध्यान रखें कि जो लोग बसों में आए हैं वो लोग बाहर ना जाएं, वो आपके आसपास ही बैठे हैं। जो लोग बाहर जा रहे हैं वो लोग अपने अपने लीडर्स देखें कि वो किन बसों के हैं, उनको रोके, उनको व्यवस्था से बैठाएं, अनुशासन के साथ बैठाएं। सभी लोगों से विनती है, ध्यान रखें इस बात का कि जो लोग घूम रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, उनके लीडर्स जो है वो उन बसों के, वो उनका ध्यान रखें। कृपया, धन्यवाद। शायद जी, सब वक्ताओं से मेरी गुजारिश है कम से कम वक्त में अपनी बात कहें। मैं संजय गावा जी से दरखास्त करूंगा कि वो आए। संजय गावा जी ने बहुत 3 दिन से लगातार दिन रात मेहनत करी है और तमाम इंतजाम देखे हैं खाने पीने के सब लोगों के। संजय गावा जी प्लीज आए और अपनी बात को करें कम से कम वक्त में, प्लीज। बस 1 मिनट लूंगा। आज की इस ऐतिहासिक सभा के सभापति जी आदरणीय डॉक्टर उदित राज जी, सम्मानित मंच, हमारे कांग्रेस के बड़े नेतागण और भारत के सभी हिस्सों से आए हुए हमारे क्रांतिकारी साथी, मात्र 60 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा कि आज का देश का माहौल क्या है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर किस तरीके से देश में जहर फैलाया गया है, जहर फैलाया जा रहा है और हमें उसे किस तरीके से रोकना है। मैं पलवल जिले का रहने वाला हूं। पलवल जिले के 2 किस्से मैं आपको बताऊंगा। कोविड के बाद क्या करूं? आप कर लो, फोटो खींच लो ना। मैं नहीं किया, मेरे पास इतना नहीं होगा टाइम। खींच लो ना, वीडियो बना लो आप। क्या हुआ? इसका नाम बुलवाने के लिए, स्वागत के लिए, दूसरी बात पर्ची लो, भेज पहले भर जाएगा। कितना नाम है? भर जाएगा, पर्ची बना लो ना कहीं व्हाट्सएप कर लो।
आप सुनाओ, ठीक हो? हाँ, इनको बुलवाना, लिख लो आप। महेंद्र नागौरी लिखा, आपका नाम लिखा था। नमस्ते। गावा साहब शुरू करें प्लीज। भाजपा का हिंदुत्व सर आज सर हिंदू मुस्लिम की एक बात बतानी है। आज के समय में देश में किस तरीके से हिंदू मुस्लिम का जहर फैलाया जा रहा है, मैंने उस विषय पे आपको सामने एक बात रखनी है। पलवल जिले का मैं रहने वाला हूँ, हरियाणा का। क्या लिखूं? 2022 में एक बल्लभगढ़ में एक मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़की को मार दी गोली। रमजान अली। ये सारे झूठे हिंदू संगठन निकल के आ गए सड़कों पर, वहां पर जहर फैलाने के लिए। लगातार महीनों दोनों समाज में जहर फैलाने का काम किया गया। और उसके 4 महीने बाद बदरपुर की एक हिंदू बच्ची का पलवल जिले के 23 हिंदू लड़कों ने बलात्कार किया। 2 दिन 1 घंटा खबर चली है मीडिया में, आज तक ये नहीं पता कि वो खबर गई कहां। तो आप सबके सामने ये बोलना चाहता हूं कि समाज में ये जो गलत तरीके का जहर फैलाया जा रहा है, जो ये हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई को, जो नफरत की खाई को बढ़ावा दिया जा रहा है, आप जाकर के अपने अपने घरों में, अपने अपने शहर में, अपने अपने कुनबे में, अपने अपने भाईचारे में, अपनी अपनी गली में, या जो जो आपका कार्य क्षेत्र है, इस खाई को पाटने का प्रयास कीजिए, शुरुआत कीजिए, नहीं तो आने वाला समय बहुत संकट का। एक बात। दूसरा, रेल अप्रेंटिस के यहां पर 100 से ऊपर लड़के आए हुए हैं। उनकी तरफ से मैं माननीय उदित राज साहब से आग्रह करता हूं, क्योंकि आज समय कम है, उनकी एक बड़ी संख्या का एक अलग से प्रोग्राम किया जाएगा। सर 2014 के बाद से जीएम पावर खत्म करने के बाद 2014 के बाद से रेल अप्रेंटिस की नौकरी खत्म हो गई है। लगातार 1 लाख बच्चा धक्के खा रहा है। आपसे आग्रह है, आने वाले समय में उनका आपके साथ बिठाऊंगा, उन पर ध्यान दिया जाए, उनकी नौकरी के लिए काम किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। शुक्रिया गावा साहब। विमल जी और नागराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो 400 लोगों के साथ अपने बसें लेकर के आए हैं। राजेश प्रतापति जी पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी से 50 सदस्यों के साथ उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मंगोलपुरी से जो रहबर हिंद वेलफेयर यूनिटी की तरफ से अनामुल हक साहब, रमजान अली, अरे भाई वसीम खान, रिंकू मीना, आयशा, शांति जी, राजस्थान से महेश। अब ऐसा है, अभी शांत रहे जरा। अभी खड़गे जी आधे घंटे में ही आने वाले हैं, 20 मिनट में। मैं खुद गया, हजारों लोग वहां बसों में बैठे हुए। जो नेता अपने साथियों के साथ में आए हैं, मंच पर बैठे हैं, वो जाकर के पीछे से ये कुर्सियां खाली हैं, इसको बैठवा दीजिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे और कुर्सियां खाली रहेगी, ये जिम्मेदार यहाँ पीछे के दिल्ली के लोग हैं, ये जिम्मेदार होंगे। ये सब मंच पर ही हैं। ओंकार जी जरा इन कुर्सियों को भरवाइए, और सामने भी जो है मनीष जी, ये सारे लोगों को ये मंच पर जो लोग हैं हमारे, रोज जो दिल्ली में मिलते हैं, वो भी मंच पर है।
तो आप भी ललिता जी इनको जगह जाकर के इसको भरवाने का काम करें। इधर आप लोग खड़े हुए हैं, अब बहुत देर तक आपको यहाँ नहीं रोका जाएगा। अब मीटिंग समापन का दौर है, इसलिए जितनी जल्दी आ जाएंगे लोग उतनी जल्दी सभा को समाप्त कर दिया जाएगा। तो जल्दी से इन कुर्सियों को भरवा दीजिए। धन्यवाद। सब लोगों से दरखास्त है सामने आके बैठे सीटों पर, जो पीछे खड़े हुए हैं वो भी सामने आके बैठे। इन तमाम चेयर्स को भरने का काम करें। यहाँ पर जो लोग आप खड़े हुए हैं, ये बताइए गिनती आपकी किस चीज में लिखी जाएगी? चेयर तो खाली दिखेगी यहाँ से। इतना तो कम से कम कर सकते हैं, जब लोग आप यहाँ तक आए हैं तो इन चेयर पे आके बैठ जाए। तो भाई जो पीछे खड़े हुए देखे यहाँ से दिख रही, कम से कम 1000 से ज्यादा साथी है बसों के पास खड़े हुए हैं। आप बसों के अंदर बैठने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, आप एक मुहिम के तहत यहाँ पर आए हैं, आप एक मकसद के तहत यहाँ पर आए हैं, आप संविधान को बचाने के लिए आए हैं, आप वक्त को बचाने के लिए आए हैं, आप रिजर्वेशन की सीमा 50% से ज्यादा बढ़ाने के लिए आए हैं, आप जातीय जनगणना करवाने के लिए आए हैं, आप MSP लागू करवाने के लिए आए हैं, आप EVM हटवाने के लिए आए हैं। आप वहां खड़े हो गए तो बताइए कैसे EVM हटेगी? दोस्तों आपकी ताकत तो यहाँ पर आके होगी ना। इरशाद भाई एक मिनट, शबनम रियाज जी बैठी है, उनसे रिक्वेस्ट है एक बार अपने लोगों को कुर्सियों में बैठाओ। मखदूम खान जी आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, अभी पृथ्वीराज चौहान जी, जो दिल्ली के हमारे लोग इसमें मंच पे बैठे हैं, उनसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप उन अपने लोगों को कुर्सियों में बिठाएं और बाद में फिर दोबारा से ऊपर आ जाएं, कोई उनको नहीं रोकेगा। और यादव जी से मेरा रिक्वेस्ट है, किराड़ी से जो 25 बसें लेके आए हैं, कि वो भी अपने लोगों को कुर्सियों में बिठवाएं। ये मैं उनसे निवेदन करना चाह रहा हूं। देखिए भाई, ये जो आवाज जाएगी दूर तक जाएगी, और इस आवाज को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी खड़गे जी आवाज देंगे। तो इसलिए सबसे निवेदन है कि कुर्सियों को भरवाएं और वहां से एक बार मंच से जाके अपने अपने लोगों को कहें कि बैठे। ये मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाह रहा हूं। चलिए मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा से बहुत मशहूर आप साहब से दरखास्त करूंगा वो आए और आके अपनी बात कम अल्फाजों में ज्यादा बात करें। मामन साहब MLA हरियाणा, बहुत मजबूत ताकत, पूरे देश के अंदर नाम, उनसे हमारी गुजारिश है आए मंच पर और अपनी बात कहें। सबको मेरा नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। सबसे पहले मंच पे हमारे जनरल सेक्रेटरी भाई गुरदीप सिप्पल जी, मेरे बहुत ही सीनियर साथी और कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर रहे भाई आफ्ताब अहमद जी, और हमारे बहुत से अन्य सीनियर साथी यहाँ बैठे हैं। गुजरात से भी हमारे पूर्व विधायक जी यहाँ हमारे साथ बैठे हैं, और जो 1-2 मिनट मिली है शायद नाम लूँगा तो इसी में मेरा टाइम बीत जाएगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सम्मानित मंच और इस प्रोग्राम व महारैली में आए मेरे पिता समान बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों और सभी मीडिया के साथियों, सबसे पहले जिस तरह से डॉक्टर उदित राज जी ने डोमा ऑपरेशन के तहत जो एक महारैली की है, मैं उसका भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने दलित, OBC, माइनॉरिटी को इकट्ठा करके एक मंच पर जो देश को मैसेज देना चाह रहे हैं कि कुछ ताकतें जो हम लोगों को आपस में बांटने की कोशिश कर रही हैं, उसके खिलाफ मुहिम किस तरह से छेड़ी जाए। आज इस रामलीला ग्राउंड में हम इकट्ठे हुए हैं और उसका संदेश हमने पूरे देश को देना है। आप लोगों के सामने चारों तरफ हिंदुस्तान में जिस तरह से धर्म के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे जो भाईचारा खराब कर रखा है, वो आप लोगों से छुपा नहीं है। हमारे लोकसभा में CLP के लीडर जनाब राहुल गांधी जी ने ये ठाना है कि इस बार जो
मत जो जनगणना होगी वो जाति के आधार पर होगी, जिसकी जितनी जनसंख्या देश में होगी उसको उसी हिसाब से रिजर्वेशन मिले। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि हम सबको इस देश को बचाना है। ये बापू का देश है। बहुत से लोग इस देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद हुए थे। आप लोगों के सामने आज ये वक्फ बोर्ड को खत्म करने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने काफी लोगों के राइटों को खत्म करने की कोशिश की थी। आपसे निवेदन है कि आप अपनी मुख्तसर में बात रख दें, क्योंकि ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से इन्होंने बांटने का काम किया है, जातिवाद में जहर फैलाया है, तो मैं ये कहता हूं जिस तरह से हम आप इकट्ठे हुए हैं, हमें इन चीज से सबसे देश की जो ताकतें लग रही है इनसे हमें लड़ना है। हमें देश को मैसेज देना है कि जो हमारा भाईचारा है छत्तीस बिरादरी का, हमेशा हमें उसको बनाए रखना है। और जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था वो हमारा बचा रहे, हमें उसकी पालना करनी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं अब माननीय बनते सुमित्रतन जी से कहूंगा, उनका संबोधन बहुत साफ संक्षिप्त में हो जाए। और खड़गे जी चल चुके हैं, मैं फिर से कर राम सागर यादव जी, राम सागर यादव जी आप अपील करेंगे। राम सागर यादव जी हमारे भविष्य के नेता हैं और आज इनके साथ में सैकड़ों लोग आए हैं, वो कुछ अपील करना चाहते हैं। और राम सागर जी के लोग अगर आ जाए तो कुर्सियां भर जाएंगे। मैं राम सागर यादव खिलाड़ी दिल्ली से बोल रहा हूँ। जितने भी साथी या हमारे भाई हमारे साथ आए हुए हैं, कृपया उनसे मेरा निवेदन है कि सामने कुर्सियां खाली पड़ी हैं, वो वहां पे जाकर के मंच का कुर्सियों को कर बैठे, और यही मेरा उनको निवेदन है। दोस्तों, अब डॉक्टर साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं, आपकी उपस्थिति सामने कुर्सियां खाली पड़ी, वहां पे जाकर बैठिए आप लोग, प्लीज आप लोग आ जाइए। धन्यवाद। राम सागर जिंदाबाद। मैं भी कह देता हूँ राम सागर जिंदाबाद। माननीय बनते जी, इसके बाद तैयार रहेंगे। रामू जी आपने बोल दिया, इसके बाद हनुमंत राव जी को माननीय बनते जी। आज दिल्ली रामलीला मैदान में पूरे भारत के लोग, खास तौर से SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो संविधान का सम्मान करते हैं, आज बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर उदित राज जी के आह्वान पर समान विचारधारा के तमाम संगठनों के सहयोग से यहाँ पहुंचे हैं। मैं आज आप लोगों से इस रामलीला मैदान के मंच से आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि अब ये लड़ाई बहुत लंबी चलाने का वक्त नहीं है। अगर ये लड़ाई आप लंबी चलाएंगे तो कुछ भी लड़ने लायक नहीं बचेगा, कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। अब हमें ये तय करना है कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। अगर इस मुद्दे पर आपने सामाजिक धार्मिक आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया तो कुछ भी बचने वाला नहीं है। देश के जालिमों ने MP MLA के माध्यम से, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के माध्यम से लोकतंत्र से जान लेकर पूरे देश पर कब्जा कर लिया है। न्यायपालिका उनकी गुलाम हो गई है, बड़े बड़े मीडिया वाले उनके गुलाम हैं, बड़े बड़े रईस उनके कदमों में चरण चुम्बन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश भारत की आम आवाम को जागरूक होना पड़ेगा, अपने हक अधिकार को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जिस संविधान की बदौलत मेरे बदन पर ये कपड़ा है, अगर इन जालिमों का बस चले तो मेरे बदन से ये कपड़ा उतरवा सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा भारत के सभी राजा महाराजाओं से, ये SC OBC समाज में जितने भी लोग हैं, सब इस देश भारत के पुराने राजा महाराजा रहे हैं।
आओ हम सब लोग मिलकर इस अभियान को चलाते हैं और देश में जिन्होंने कब्जा कर लिया है, जिनका देश से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बेदखल करके और असली यहाँ के राजा महाराजाओं को देश सौंपने की हम जिम्मेदारी करते हैं। आज ईवीएम के माध्यम से पूरा देश लूटा जा रहा है, पुलिस के डंडा के माध्यम से लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है। ये इशारा है कि अब लोकतंत्र खत्म करने का इनका मंसूबा है और ये तानाशाही लाना चाहते हैं। ये भारत को चाइना बनाना चाहते हैं, भारत को रशिया बनाना चाहते हैं, उत्तर कोरिया बनाना चाहते हैं। इसके पहले आप जागरूक हो जाओ और इन जालिमों से देश को बचा लो। आज लाल किले की धरती से, आज रामलीला मैदान दिल्ली से मैं पूरे देश भारत से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि अगर ऐसे ही कायर और बेहोश बने रहे तो आने वाली नस्लें, आने वाली पुश्तें भी आपकी गुलाम हो जाएंगी। उनसे बचने के लिए अब हमें दो दो हाथ करना पड़ेगा। अब हमें यह तय करना पड़ेगा कि मेरा दोस्त और दुश्मन कौन है। अब ढीले ढीले काम चलने वाला नहीं है। आइए हम सब लोग मिलकर भारत को बचाते हैं, ईवीएम को हटाते हैं, संविधान बचाते हैं, आरक्षण की रक्षा करते हैं। निजीकरण इन्होंने करके देश को बर्बाद किया है। कांग्रेस को धन्यवाद दीजिए कि राष्ट्रीयकरण करके इस पार्टी ने कमजोर लोगों को नौकरी देने का काम किया था। आज वो लोग कुछ रईसों को रईस बना रहे हैं और सब लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं। इस आह्वान पर मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करूंगा कि आओ हम सब मिलकर 85% नहीं 95% लोग भारत में हैं जो संविधान के साथ खड़े हैं। कुछ ही लोग हैं जो गुनाह करके इस देश को लूटना चाहते हैं। आओ हम सब लोग मिलकर इस देश को बचाते हैं। और ये उपवन अलग अलग रंगों का है, अलग अलग धर्मों का है। कुछ लोग इसे एक रंग में रंगना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं ये देश अलग अलग मान्यताओं का है, अलग अलग विचारों का है, अलग अलग धर्मों का है। ये एक रंग में नहीं रंगा जा सकता। ये अलग अलग रंगों का भारत है और हम सब लोग उसकी रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। जरूरत पड़ी तो बलिदान भी देंगे, जान भी देंगे, लेकिन इस देश को बचाएंगे और देश की रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद भंते जी। और मैं जो लोग खड़े हैं अंदर आ जाए और जो हमारे कार्यकर्ता हैं आज रैली को खराब करने का संदेश न दे। अपने अपने साथ जिनको लाए हैं वो सब बसों में बैठे। अगर वो खुद चाहते हैं कि उनकी मेहनत के ऊपर बट्टा लग जाए, उनकी मेहनत खराब हो जाए तो कर ले। अगर कार्यकर्ता चाहे तो फौरन ये भर देंगे पूरा मैदान। तो अगर आपकी मर्जी है कि रैली कमजोर दिखे तो आप कर लीजिए। मैं यही अपील कर सकता हूं आपको। और मैंने अभी पता लगा है, छोकरा जी बता रहे कि पीछे हजारों लोग खड़े हैं। खड़गे जी आएंगे। मैं अकलियत के लोगों से भी कहूंगा, वक्त बचाने आए हो, नमाज पढ़ने गए थे, नमाज पढ़ के आ जाइए, घर न जाइए। जब मैं केवल दलित आदिवासी का करता था तो भी इससे बड़ा हो जाता था। इसलिए संयम रखिए। आधा घंटे 1 घंटे धूप की कुर्बानी दे करके पूरे जिंदगी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। धूप लग रही है, लोग छांव में बैठे। मैं अहमद राव जी से कहूंगा, he has helped us financially. He is a fighter of OBC and CST. He is a lion of country to raise the voice of OBC particularly. He has been minister for 3 times in undivided AP. After that, also he was MP for 3 times. Sri Hanumanth Rao ji, sir, I will request that you be brief.
I don't know, there are so many who could not speak. So ये समय का अभाव हो जाता है कई बार. धन्यवाद. डोमा, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी, हमारे भाई उदित राज जी एक अच्छा प्रोग्राम लिए, जिसका मैं दिलपुर से, मेरे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ. क्यों बोले तो भाई ओबीसी पीस कन्वीनर के नाते 11 साल लड़ा पार्लियामेंट में, मगर एक ही नेता थी इस देश में, सोनिया गांधी. हम बोले भाई कब तक हमारे साथ अन्याय होता. IIT IIM में रिजर्वेशन लाने के वास्ते हम कोशिश करें तो सुप्रीम कोर्ट डिने कर दी. अब देयर इज नो अल्टरनेट. उस जमाने में अर्जुन सिंह HRD मिनिस्टर था, वो हम जाके सोनिया गांधी मिले में, टैलेंट इज नॉट एनीबॉडीज प्रॉपर्टी, गॉड हैज गिवन टू एवरीबॉडी. मौका दो हमको. हमारे बच्चे भी 5 किलोमीटर पैदल चलते, तेलुगु में, ओरिया में, मराठी में, लोकल लैंग्वेज में, बट टैलेंट इज एवरीबॉडीज. आज मोहम्मद सिराज हम मौका दिए थे राजीव गांधी क्रिकेट टूर्नामेंट में, आज हिंदुस्तान को खेलना नहीं कर रहा. टैलेंट किसी का बाप का जागीर नहीं है, सिर्फ अमीरों को नहीं गरीब को देता. आज हिंदुस्तान का फास्ट बॉलर खेल रहा. तो मैं बोलने का मतलब है आज हमारे उदित राज जी बहुत अच्छा काम करे. आज समय आ गया, आज संविधान को बचाना है, सोशल जस्टिस को आगे बढ़ाना है. और सबसे बड़ी काम आज राहुल गांधी करा. कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने के बाद कोई हिंदुस्तान में कोई लीडर 1931 में हुआ क्या संसद में 3 मरतबा मिला. नरेंद्र मोदी जी आप हिंदुस्तान का ओबीसी लीडर है, आप क्यों नहीं करते? आप हमारा काम करो. सबसे ज्यादा आबादी हमारा है ओबीसी का, उसके बाद SC, उसके बाद ST, उसके बाद हमारे आदिवासी है. कुछ नहीं करे. मैं राजनाथ सिंह से मिला 2008 में कर तुम वाला नहीं करा, मगर आज राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर चलने के बाद 4500 किलोमीटर मैराथन वॉक करने के बाद उनको समझ में आएगा देश में गरीबी कितनी नीचे तक है. किसानों का मसला सुना, अनएम्प्लॉयड का मसला सुना, नीचे तब जो गरीब लोग रहते एक्सरे बोला. हिंदुस्तान का कोई लीडर नहीं बोला भैया. आज समय आ गया, आज गरीबों के साथ राहुल गांधी लड़ने वाला है. आज अगर पार्लियामेंट में परसों 25 सीट 30 सीट आते थे, इंडिया एलियंस इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनता था. अभी मौका है. राहुल जी आप आगे बढ़ो. बराबर आज हमारे उदित राज भी आपके साथ है, हम सब आपके साथ है. मैं क्यों बोलूं बोले तो किसी का जागीर नहीं है भैया. आज आरक्षण होना बोल रहे, हम गरीब लोग हैं, कब तक हमारे साथ अन्याय होता. आज परसों दिए EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोल के अब 10% पार्लियामेंट में बिल ला लिए, 50% सीलिंग से हटा के लिए. मगर आज उनके बच्चे 140 लोग, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा, 140 लोग 25 लाख रुपए डॉक्टर को दे रहे. कहां से आए रे भाई पैसे तुम्हारा? EWS वाले सब कुछ बोले, 10% दिए तो हम कुछ नहीं बोले, SC कुछ नहीं बोला, ST कुछ नहीं बोला, वो भी थी. आज उनके पास पैसे कहां से? 140 लोग डॉक्टर्स करे. ये है तुम्हारा तरीका. आज वही हमारा क्यों नहीं करते? हमारा कैश सेंसस क्यों नहीं करते? आज हमारा तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में हम बराबर लड़े. आज 90% कैश सेंसस हो गया. 100 असेंबली में बिल पास हुआ, पार्लियामेंट कैबिनेट मीटिंग हुआ, 170 करोड़ सैंक्शन करे, 90% हुआ. इसी देश में होना चाहिए. मैं हर एक से आए, राजस्थान से आए, यूपी से आए, बिहार से आए, सब जगह से ऐसे मैं यही कोशिश कर रहा हूँ. जब तुम्हारा सरकार है वह कैश वाइज सेंसस क्यों नहीं करते? हम बताए. प्रशांत किशोर बोला जो तुम्हारी सरकार है वहां पहले शुरू करो, करे नहीं करे. अभी बोले तेलंगाना में हमारे पास कैश वाइज सेंसस 90% हो गया. हर स्टेट में होंगे तो लेक में दो नौजवान और शेड्यूल कास्ट
लंबाड़ा हो, ट्राइब हो, आदिवासियों और एससीओ ओबीसी आगे बढ़ने का चांस है। और राहुल गांधी यही बोला, जितना हिस्सेदारी उतनी भागीदारी बोला। अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन वाइज दे विल गेट प्रमोशन। आज समय आ गया, 90% लोग बाहर रखे, 10% लोग एंजॉय कर रहे। राहुल गांधी एक बार तो नहीं, पार्लियामेंट के अंदर बोला, पार्लियामेंट में एमपी पूछता तुम्हारा कैस्ट क्या है नहीं मालूम, उन्होंने बोला मैं जवाब नहीं देता हूँ, आई विल कंडक्ट कैस्ट वाइज सेंसस बोला, करके दिखाया तेलंगाना में। वैसे ही नरेंद्र मोदी अगर आपको ईमानदारी है, दिल में प्यार है, अपने आप को बैकवर्ड बोलता अगर है तो हर स्टेट में, यूपी में तुम्हारी सरकार है, करो। वैसी राजस्थान में आपका सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, क्यों नहीं करते भाई? कब तक चलेगा? कब तक हम जमीन में ढकलते? आज अदानी अंबानी लोगों को कॉर्पोरेट सेक्टर 16 लाख करोड़ माफ करते। किसान को करने का नहीं है, गरीब को देने का नहीं है, ये सिर्फ अमीरों को देखने का सरकार है। राहुल गांधी आएगा तो गरीबों का फायदा होगा। फिर एक मरता उदित राज जी, आपको सलाम, अच्छा काम करे, ये आगे बढ़ते जाओ। ओबीसी के नाते मैं हर स्टेट में रहूंगा, हर एक जगह जमा करूंगा। वैसी आप जो काम लिए, आज हमारे मल्लिकार्जुन साहब आ रहे, वो बराबर आगे लेने का काम करेंगे। जब तक अपन एनडीए से नहीं लड़ेंगे, ये आरएसएस वाले कभी रिजर्वेशन नहीं कर सकते, उनके मन में नहीं है। नागपुर इनका हेडक्वार्टर है, इन्होंने दिल्ली में बैठता, मगर नागपुर से जो ऑर्डर होता वही इम्प्लीमेंट करता था नरेंद्र मोदी। जो भी हो, आज ये रामलीला मैदान में एक अच्छा काम हुआ, ये आगे बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। जय बीसी, जय एससी, जय आदिवासी, जय माइनॉरिटी। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Honorable Hanumantrao ji. Now I will call upon Brother Ramlu. He's a big Adivasi leader of the country, and he has been very helpful. I will request him to be very, very brief. Ramlu ji. He is ex-MLC. And also he is a member of commission. सबको धन्यवाद। मैं तेलंगाना राज्य से आया हूं। यहाँ पे ऊपर बैठे मंच पे नेतागण को सबको मेरा राम राम, जय भीम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय सेवालाल। नीचे बैठे मेरे सैनिक, ऊपर बैठे मेरे नेतागण, हमारे को बताने वाले प्रेस के प्रेस वाले हो, जरा हम पे ध्यान दो। ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम आरक्षण पूछ रहे 70 साल के अंदर, अभी ये लड़ाई लड़ेंगे। आरक्षण तुम ले लो, 2 करोड़ नौकरी तुम ले लो, अच्छे दिन तुम ले लो, बुरे दिन हमको दो। बाबा साहेब अम्बेडकर आपको भी वोट दिया है, आदानी को 1 वोट दिया है, अंबानी को 1 दिया है, सरमाएदारों को, पैसे वालों को, टाटा बिरला को, ये 100 हटाने के लिए अपने गरीब को, बंजारों को, आदिवासियों को, जय भीम को वो वोट का करेक्ट इस्तेमाल करे तो कुर्सी हमारी रहेंगी, संविधान हमारा रहेगा, वक्फ के जमीन हमारे रहेंगे। उन पे हमारा राज रहेगा। आज दोमा का मतलब यह है, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी, 15 करोड़ बंजारे लोग हैं। तेलंगाना से हम लोग आए हैं,
हम आपकी लड़ाई को पूरा साथ देने के लिए तन मन धन के साथ किसकी कुर्सी खींचना है हमको अच्छा मालूम है। 14 साल महीने लड़ाई लड़ा, तेलंगाना हासिल किया। किसको कुर्सी पे बिठाना है हमको मालूम है। किसकी कुर्सी गिराना है तो अपन सब एक होना चाहिए। इधर से डॉक्टर उदित राज, उधर से हमारे ओबीसी के चेयरमैन पीसीसी भूतपूर्व पीसीसी प्रेसिडेंट हनुमंतराव जी, इधर से मैं आदिवासी बंजारों के तरफ से, वहीं माइनॉरिटी के तरफ से अभी लोग जुड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। लड़ना हमारा काम है, संविधान हमारा नाम है। बाबा साहेब अम्बेडकर दिया तो राज्य हमारा है, सीट हमारी है, वोट हमारा है। तुम्हारा राज नहीं चलेगा। ये मीटिंग से ये इससे बताना चाह रहा हूँ, संविधान बचाना है तो उदित राज साथ दो, आरक्षण बचाना है तो दोमा को साथ दो, वक्फ के जमीन बचाना है तो हमको साथ दो। जिसके लिए टाइम नजदीक है, मैं यही बताना चाहता हूं उदित राज जी को, ये इस पे जंतर मंतर करने ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का बहुत बड़ा चौक पे धरना देने जा रहे हैं। मेरी बहन 2 बार एमएलए रह चुकी है, रेखा श्याम नायक और रामदास, अभी बहुत लोग श्याम और बहुत लोग हमारे साथ में हैं। हम लड़ेंगे। तेलंगाना से तन होना तो तन देंगे, मन होना तो मन देंगे, धन होना तो धन देंगे। जय भीम, जय सेवालाल, जय बंजारा। धन्यवाद। मैं माननीय मनोज कुमार जी सांसद हैं, उनसे कहूंगा कि 1 मिनट में अपनी बात को कह दे वहीं से। और साथियों, अब मीटिंग का समापन का दौर आ गया, पीछे पानी आ गया है। कोई व्यवस्था में चूक हुई थी, पानी की कमी थी। इतनी धूप नहीं है कि आप बैठ नहीं सकते। फिर कुर्बानी क्या देंगे, जेल क्या जाएंगे, खून क्या बहाएंगे। जब पसीना नहीं बहा सकते तो खून क्या बहाएंगे। ये लोग छाव खोज रहे हैं, पीछे छाव खोज रहे हैं। अरे भाई, आप क्रांतिकारी हो, ऐसे क्रांतियां नहीं होती, ऐसे अधिकार नहीं होता। खड़गे जी आने वाले हैं, जितने लोग हैं बसों से निकाल करके यहां बैठा दीजिए। जितने वॉलंटियर्स आसपास में हैं वो जा करके पीछे के लोगों को यहां बैठा दें, कुर्सियां खाली नहीं रहनी चाहिए। धन्यवाद। आप माननीय मनोज कुमार जी सांसद, 1 मिनट में मैं आपकी बात सुनना चाहूंगा। समय का अभाव है, खड़गे जी बैठेंगे नहीं देर तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरे तरफ से। आज इस ऐतिहासिक धरती रामलीला मैदान में बिहार के तरफ से, चूंकि आदरणीय माननीय हमारे बड़े भाई, हमारे गार्जियन, हम सबों के नेता आज के इस मन के संचालक भी कर रहे हैं, आदरणीय उदित राज जी। उन्होंने कहा कि मैं सासाराम बिहार से सांसद हूं, मुझे मौका मिला, बड़े भाई ने मुझे मौका दिया। बहुत ज्यादा समय नहीं है, 1 मिनट का मेरा समय है। भैया को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं बिहार के धरती से। सासाराम का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जहां से बाबू जगजीवन राम आजीवन सांसद रहे। इस बार उसी धरती से एक गरीब बाप के बेटा, अनाथ बाप के बेटा मनोज कुमार चुन करके सांसद में आया। मेरे मित्रों, आज इस मंच के हमारे मुख्य अतिथि, उद्घाटनकर्ता, आदरणीय हम सबों के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस मंच को सुशोभित करेंगे कुछ ही समय में। उपस्थित होकर के इस मंच पर उपस्थित है हमारे सप्पल साहब,
गुरदीप सप्पल साहब, उनको भी मैं स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। और आप सभी भारत देश के अलग अलग प्रांत से आए, बिहार से भी हमारे बहुत सारे साथी हजारों के तादाद में आए हैं। मैं आप सभी को जय भीम इस्तकबाल करता हूं। साथियों, आज का ये जो समय है, देश जो है जिस जगह में खड़ा है बड़ा क्रिटिकल है। एक तरफ हम संविधान बचाने वाले लोग हैं और एक तरफ संविधान खत्म करने वाले लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछला सप्ताह सदन नहीं चला, पूरा 5 से 6 दिन तक हम लोग सदन में थे और 2 बातों पर हम लोगों ने सरकार से चर्चा करने के लिए मांग किया। हम लोगों ने कहा कि जब अडानी जी को यूएसए का सरकार और वहां का कोर्ट ने अडानी गौतम को जब साबित कर दिया, वारंट जारी कर दिया कि आप वहां के लोगों से भी धोखाधड़ी किए हैं और भारत के देश के लोगों को भी आपने, यहां के सरकार को भी आपने घूस दिया है, वहां का सरकार वारंट जारी किया, लेकिन यहां का सरकार और यहां का कोर्ट उप तक नहीं बोला। हमारी मांग थी सदन में कि संभल में जिस प्रकार से आपने जालियांवाला बाग कांड का नाम सुना होगा, किस प्रकार से दरिंदों ने सामने से लोगों को गोली मारा, आज भी हमारे देश में उसी प्रकार से यूपी के संभल में निर्दोष लोगों को, हमारे भाई लोगों को, 5 लोगों का जान ले लिया गया। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोगों का साजिश चल रहा है कि संविधान को खत्म कर दिया जाए, लेकिन आज इस रामलीला मैदान ऐतिहासिक जगह में अपने बड़े भाई उदित राज जी जो हमारे नेता हैं, उनके सानिध्य में आज हम ये संकल्प लेते हैं, चूंकि सदन का हम भी भाग है, लोकसभा का हम भी भाग है, हम भी दलित समाज से आते हैं। हमने संकल्प लिया है कि जब तक हमारे आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी रहेंगे, जब तक हमारे आदरणीय माननीय खड़गे जी रहेंगे, जब तक हमारे उदित राज जी हैं, तब तक इस संविधान पर हम लोग आंच नहीं आने देंगे। यही संकल्प के साथ मैं अपने बातों को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय खड़गे जी आ गए हैं। जो लोग अभी बसों में बैठे हैं, जो लोग बाहर हैं, आ जाए, जल्दी से आ जाए। हमारे मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। आप लोग ये कुर्सियां जो खाली है इसको भर लीजिए। अब मैं चाहूंगा, 1 मिनट, मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में नाथू सिंह गुर्जर जी भी हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं बुलवा नहीं पाऊंगा, आप मेरी मजबूरी को समझते हैं। ये सारे वक्ता ही हैं जो मंच पर बैठे हुए हैं, इसलिए मेरी मजबूरी को आप समझ सकते हैं। क्योंकि हमने जो समय दिया था खड़गे जी को कि हम जैसे आएंगे उनकी बात को हम रखवा देंगे। तो ये अभी जितने हमारे साथी लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। तो मैं खड़गे जी जिंदाबाद, खड़गे जी जिंदाबाद, खड़गे जी जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान बचाओ। वहां से नारा लगवाइए भाई, वहां से संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान संविधान बचाओ। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। होके रहेगी। लोग माननीय खड़गे जी का खड़ा होकर अभिवादन करें, माननीय खड़गे जी का अभिनंदन करें। सभी लोग खड़े होकर के ताली बजा करके करेंगे। दोनों हाथ खड़े करके नारा लगाइए, खड़गे साहब जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद,
अब मैं गयासुद्दीन जी जो पूर्व विधायक है मंच पर व्यवस्था बनाइए। हो गया भाई, हो गया। गयासुद्दीन जी से मैं कहूंगा, इसके बाद नेपाल के दलित ओबीसी के नेता, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फार्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, मध्य प्रांत के चीफ मिनिस्टर फार्मर, वो बात को रखेंगे। इसके बाद आप क्रांतिकारी उद्बोधन खारगे। अरे भाई आप लोग क्यों संजय क्या कर रहे हैं, इनको ले जाइए, आप पीछे बैठवा दीजिए, पीछे बैठवाइए, पीछे जाए आप लोग। अरे मालविया जी, ए मालविया जी पीछे बैठा जाइए, पीछे। धन्यवाद। उनके साथ दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन जी भी आए हैं। अब मैं आग्रह करूंगा गयासुद्दीन जी आए। धन्यवाद। आज के इस डोमा परिसंघ के कार्यक्रम में उपस्थित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे अध्यक्ष डोमा के जनाब डॉक्टर उदित राज जी, और यहाँ उपस्थित तमाम गुजरात से, अहमदाबाद से आए हुए भी मेरे साथी हैं, उनका भी मैं सभी के साथ साथ खैर मकदम और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जब हम देख रहे हैं कि देश में जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और बिल्कुल एक तरीके से लघुमती समाज को और मुस्लिम समाज को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, ऐसे वक्त में कि आज मुस्लिम समाज को बिल्कुल अछूत बनाने का जो है वो प्रयास संघ के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। लेकिन आज हमने देखा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर परिणाम आए, 400 की बात करने वाले 240 पर सिमट गए। उसका एक ही कारण था, उसका कारण था कि देश के बहुजन समाज ने और मुस्लिम समाज ने सभी के साथ मिलकर के जिस तरीके से मतदान किया, तो आज वो जो 400 की बात करने वाले 240 पर आ गए। उसी का कारण है कि 240 पे आने के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, कश्मीर और झारखंड जीतने के लिए वक्फ का मुद्दा ला करके देश के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का प्रयास किया। पूरे देश को इतने भड़काऊ भाषण प्रधानमंत्री जी खुद दे रहे थे, उनके गृह मंत्री दे रहे थे, उनके चुने हुए चीफ मिनिस्टर दे रहे थे। ऐसे वक्त में भी उन्होंने ये प्रयास किया कि देश में ध्रुवीकरण हो और चुनाव को जीता जाए। जब भी सामाजिक न्याय की बात आती है, उस वक्त में ये ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू होती है। जिस वक्त में मंडल कमीशन को लागू किया गया, उस वक्त में भी जो था सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक की यात्रा अडवाणी जी ने निकाल के देश को आग में धकेलने का काम किया। जब राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने जब जाति जनगणना की बात की, 50% अनामत बढ़ाने की बात की, सामाजिक न्याय की बात की, उससे हड़बड़ाई हुई भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को आग में झोंकने के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति करते हुए वक्फ का मुद्दा लाए। वक्फ के साथ साथ भड़काऊ भाषण देकर लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है। आज मैं बहुत फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि उदित जी ने मुस्लिम समाज को, जब आज चारों तरफ से घेरा जा रहा है, मुस्लिम समाज की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि जो सेक्युलर पार्टी है, वो सेक्युलर पार्टी भी मुस्लिम समाज का वोट लेने के बावजूद मुस्लिम समाज की बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे वक्त में अब आशा की किरण जो है वो एक ही है, जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। वो भारत जोड़ो यात्रा संविधान बचाने की थी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ थी। और आज हमने देखा कि जो कोई अगर बात करता है तो वो खड़गे जी बात करते हैं, प्रियंका जी, राहुल जी मुस्लिम समाज के लिए और जब भी पीड़ितों के लिए बात करते हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के भी कई लोग जिन्होंने हमारा पूरा वोट लिया, उन लोगों ने भी अभी तक खुलकर के हमारे सामने आए नहीं है। लोकसभा का सत्र चल रहा है, मैं विनती करता हूं कि इंडिया गठबंधन के लोग भी, जो ये प्रताड़ित किया जा रहा है और जो हमारी बातें हैं उनको लेकर के लोकसभा के अंदर भी हमारे मुद्दों को जो है तरजीह दी जाए, लघुमती समाज के लिए भी बात की जाए। इतनी बात करके आखिर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। आदरणीय उदित राज जी फूल माला डाल के उदित खड़गे जी का स्वागत करेंगे। इसके पहले साई जी का
शाहिद अली जी वो माननीय अध्यक्ष जी के लिए माले का प्रबंध किया है। जो माननीय अध्यक्ष जी जब बोलेंगे उसके पहले, और गाभा जी आप रुक जाइए ना। अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे कि जितना कहा था उतने लोग कहाँ हैं। मैं मानता हूं कि उतने लोग नहीं हैं, लेकिन दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी 85 और 15 हम 85 की बुनियाद डाल रहे हैं। आरक्षण बचाने, संविधान बचाने के लिए, जाति जनगणना, ईवीएम हटाने के लिए। अध्यक्ष जी आप बैकग्राउंड में हमने लिखा है और चित्र के द्वारा दिखाया गया कि ईवीएम कह रहे हैं कि मुझे हटाओ, संविधान इज लिविंग बॉडी, और संविधान कह रहा है कि मुझे बचाओ। आज हमारा मुद्दा है जाति जनगणना, हमारा मुद्दा है, और वक्फ बचाओ। आरक्षण की सीमा 50% बढ़ाई जानी चाहिए। माननीय खड़गे जी अपने वक्तव्य को रखे, उसके पहले फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी से मैं कहूंगा कि अपनी बात 2 शब्द, अपने 2 लफ्ज कह दें। धन्यवाद। धन्यवाद उदित राज जी। स्थल कांग्रेस के प्रेसिडेंट माननीय खड़गे जी, और यहाँ मंच पे आसीन सभी नेतागण और इस महारैली में उपस्थित आदरणीय मित्रों, हम नेपाल से भी एमपी हैं और पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और यह नेपाल और भारत के दोनों देशों में ये दलित, आदिवासी, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग और नेपाल में मधेसी युगों से शिक्षा से बहिष्कृत, वंचित, संपत्तियों से वंचित और अधिकार से वंचित, बहिष्करण में रखा गया यह समुदाय आज के युग में यह ग्लोबलाइजेशन या लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के युग में और भी काफी पीछे पड़ गए हैं। आप वहां जाकर उन्हें आज भी आप प्लीज वहां जाके बैठे, शिक्षा की अवसर, जाके बैठे, रोजगारों के अवसर और राजनीतिक भागीदारियों से वंचित किया गया है नेपाल में भी, और वहां हमने इसकी लड़ाई काफी दिनों से लड़ रहे हैं और उन्हें वहां आरक्षण भी मिली है, लेकिन बहुत कम है। आज भी वहां इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और मैं भी कहा हूं कि आप भी यहां सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इन लड़ाइयों में आपको के साथ हम अपनी समर्थन, ऐक्यबद्धता प्रकट करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आप आगे बढ़ें और आपका ये संघर्ष परिवर्तन लाए और सफल हो। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभी मैं अपना छोटा सा वक्तव्य करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं आप लोग जगह लें। माननीय अध्यक्ष जी आपको संबोधित करने जा रहे हैं। शाहिद अली जी, एपी खान जी, सतीश सांसी जी, जिन लोगों ने रात दिन काम किया है, वो लोग माननीय भंते जी, माननीय खड़गे जी का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। जिनको कहा जाए वही लोग स्वागत करेंगे। जिनको कहा जाए, जिनका हक ज्यादा बनता है, जो रात दिन काम किए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, जिंदाबाद। डोमा परिषद जिंदाबाद। साथियों, मैं अध्यक्ष जी, मैं संक्षेप में 1 मिनट, अध्यक्ष जी 1 मिनट मुझे मौका दे दें। आपका स्वागत में कुछ कहना चाहता हूं। नहीं सर, मेरा एक विनम्र निवेदन है कि 1 मिनट। हाँ, मेरे बीच तारिक अनवर जी भी आ गए। माननीय मंच और आदरणीय अध्यक्ष जी, ये जो दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी परिसंघ की स्थापना 2-3 महीने पहले ही करी है। के वर्तमान हालात ही इस तरह के हैं। इन हालातों में जो 20 और 80 हो रहा था, उससे 85-15 करने का प्रयास की बुनियाद है अध्यक्ष जी। एक गैर राजनीतिक संगठन है, ज्यादातर कर्मचारी हैं, ज्यादातर एनजीओ के लोग हैं और सामाजिक कार्यकर्ता है। हमने संविधान बचाने की कसम खाई है। संविधान खतरे में है जब जाति और धर्म देख करके किसी का घर गिराया जाता है और पूरी न्यायपालिका की प्रक्रिया को बाईपास किया जाता है, तो संविधान खतरे में तो यही है कि न्यायपालिका का मतलब नहीं है। जबकि सरकार के 3 अंग हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। संविधान खतरे में इसलिए है कि आज बोलने की आजादी नहीं है। चुनाव आयोग अपनी भूमिका नहीं अदा कर पा रहा। किस तरह के आज पत्रकारों लोग को बोलने की आजादी छीन ली गई है। जाति जनगणना के लिए मैं एक बात इस बुनियाद में कहूंगा अध्यक्ष जी कि मैंने ओबीसी और SC/ST को पूरे देश में संदेश देने का कोशिश किया कि मंडल का विरोध किसी मुसलमान ने नहीं किया था। मंडल का विरोध किसी मुसलमान ने नहीं किया था और जाति जनगणना का विरोध कोई मुसलमान नहीं कर रहा है, तो मुसलमान हमारा साथी है। 2018 से लेटरल एंट्री के थ्रू IAS बनाए जा रहे हैं। ओबीसी का, SC/ST का हक मारा जा रहा है। क्या यह मुसलमान कर रहे हैं? जो 20 और 80 का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, हम नागरिक समाज हैं, हम सिविल सोसाइटी हैं, हमारी भी जिम्मेदारी होती है। हम भी आवाज उठाएं। राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी तो होती है, हमारी भी जिम्मेदारी होती है। आरक्षण खत्म होगा, महंगाई बढ़ेगी, जुल्म अगर बढ़ता है तो नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? 1921 में वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे होता है। क्या कांग्रेस की हुकूमत थी उस समय? जो ये कहा जाता वक्फ एक अमुक पार्टी है,
वो भी झूठा है। काशी विश्वनाथ टेम्पल एंडोमेंट ट्रस्ट बन सकता है तो वक्फ बोर्ड का क्या अस्तित्व कौन खतरे में है, कौन सा गैर संवैधानिक? माननीय अध्यक्ष जी, बैकग्राउंड में है, संविधान मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग बॉडी, मुझे बचाओ। ईवीएम कह रही है कि मुझे हटाओ। ये हमारे मुद्दे हैं और आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा बढ़ाई जानी चाहिए। आज इस अवसर पर हमारे मित्र सत्तल जी भी हैं, काजी निजामुद्दीन जी भी हैं, मेरे दोस्त तारिक अनवर जी भी अभी आ गए हैं। क्योंकि मैं कह चुका था कि अध्यक्ष जी का संबोधन होगा, तो ऐसी स्थिति में मैं असमंजस में हूं। जब अध्यक्ष जी बोल दिए तो सभी बोल दिए, तो मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि ये जो नई शुरुआत हमने किया है, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी, इसको संबोधित करें। ये बहुजन समाज है, बहुजन समाज ही 20 को पलट सकता है 15 और 50 के माध्यम से। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। यहाँ से पीछे हटिए सब, हटो पीछे, यहाँ से पीछे हटिए सब, यहाँ से पीछे हटिए, पीछे हटिए यहाँ से, चलो पीछे यहाँ से बैठे सबको मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे दिल्ली के इंचार्ज कांग्रेस पार्टी के नेता काजी निजामुद्दीन जी, गुरदीप सप्पल जी, तारिक अनवर साहब जी, हनुमंत राव जी, आफ्ताब अहमद जी, मनोज कुमार एमपी जी, और इस कार्यक्रम को आयोजित किए श्री जी, और यहाँ पर जमा हुए मेरे भाइयों बहनों और मीडिया के मेरे दोस्तों, मुझे खुशी है कि आज दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी, इन संगठनों का एक एनजीओ की तरफ से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। क्योंकि जब तक किसी एक चीज को अगर सॉरी पानी भी है, एक ऐतिहासिक समय है, और कभी अभी बोला कि जब तक हम लोग किसी चीज को अगर हासिल करना है, उसमें
यूनिटी होना चाहिए। अब जब तक यूनिटी नहीं आएगी तब तक आप लोग कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर हम टुकड़े टुकड़ों में बांटेंगे और कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगर हम एक नहीं होंगे, बंगाल से लेकर गुजरात तक हम एक दूसरा का सहकार नहीं करेंगे, तब तक कोई चीज हम हासिल नहीं कर सकते। अब हमको 4-5 चीजें हासिल करने के लिए ही लोग कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ आपका एक ही संगठन नहीं है, लेकिन देश के हर संगठन ये चाहते हैं कि इस देश में संविधान को बचाना चाहिए। संविधान बचा तो हम सब लोग बचेंगे। इसीलिए हमको एक रहकर इस संविधान को बचाना होगा और हर पार्टी के लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। उसके साथ ही हमको लोकतंत्र को भी बचाना है, और लोकतंत्र नहीं बचेगा, आपकी हिस्सेदारी नहीं बढ़ेगी। और बाबा साहब अंबेडकर का यह देन है कि उन्होंने जो संविधान रचना करते हुए, जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1952 में 1922 में एक कांग्रेस के अधिवेशन में रेजोल्यूशन पास किया था। क्या किया था कि उन्होंने आजादी के बाद हम सभी लोगों को एडल्ट फ्रेंचाइज देंगे। उस वक्त ब्रिटिश के जमाने में सिर्फ चंद लोग वोटर्स थे। किसी प्रांत में 300, किसी प्रांत में 400, किसी प्रांत में 500 ऐसे वोटर्स थे। वो सब अमीर थे, जमींदार थे। वही लोग प्रांतीय सरकार भी ब्रिटिश के वक्त चलाते थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बन गए, तब दोनों ने मिलके अडल्ट फ्रेंचाइज हमको जरूरी है, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कम से कम रास्ते पे काम करने वाला भी हो, उसको वोटिंग का अधिकार हम दे के रहेंगे। इसीलिए तो संविधान बन गया। और ये किसी की देन नहीं है, कोई आता कुछ तो बकता है। मैं देखा हूं बहुत से बीजेपी के लोग बकते रहते। क्या उन्होंने आपको अडल्ट फ्रेंचाइज दिलाया? क्या आपने को फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी जो हकूक मिले, क्या मोदी ने दिलवाया? बोलिए, आप मोदी ने दिलवाया आपको? संविधान की संविधान ने आपको दिलाया है, लेकिन आप उसको भूल जाते हो।
हर आदमी इस चीज को भूलते हैं, जो आपको फाउंडेशन में सब कुछ मिला उसको आप लोग हिफाजत करने के लिए तैयार नहीं है, इसके बारे में सोचते नहीं है। मनुस्मृति में तो यह कहा गया है कि हमारे बहनों को, माताओं को समान अधिकार नहीं होना चाहिए, पुरुषों को ही सब कुछ मिलना। अब उन्होंने ये भी कहा, मैं भूल गया हूं, माफ करना, आप लोग इसको ठीक कर ले सकते हैं। मनु ने ये कहा और उसके साथी लोगों ने भी ये कहा कि शूद्र और महिलाएं ये सब तांडन के अवतार है, कहा था, यही ना? हा? तांडन के अधिकारी है, ताड़न, ठीक है, आपके पास वो बोलते हैं, हमारे पास ये बोलते हैं, भाषा की अलग। लेकिन आपके पास महिलाओं के लिए ये है, लेकिन आजादी आने के बाद महिला आज प्रधानमंत्री बन सकती है, देश के अध्यक्ष बन सकती है, एमपी बन सकती है, एमएलए बन सकती है, जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकती है, मेयर बन सकती है। ये सब किसका देन है? संविधान का। इसीलिए संविधान बचाओ, ये आंदोलन जो है हर जगह चलना चाहिए। ये मेरा तेरा नहीं है, ये तो सबका है। अगर सब एक रहेंगे तो कुछ हासिल करेंगे, अगर एक नहीं तो कोई किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। सभी लोग डॉक्टर अंबेडकर नहीं बन सकते। एक व्यक्ति ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाकर सबको मनवाकर जो हमारे को मूलभूत अधिकार दिलाए, और उसी के साथ जो कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त उनको साथ दिया, और उसका जिक्र मैं पार्लियामेंट में बहुत बार किया हूं। आज भी हमको वैसा ही रहना चाहिए, और लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि देश एक है और देश में सब एक है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जब राहुल गांधी जी ने जातीय जनगणना की बात उठाई तो मोदी और शाह जी ने ये उठाया, ये देश को तोड़ने की काम कर रहे हैं। अरे भाई, देश को तोड़ने की काम उन्होंने कर रहे हैं, देश को जोड़ने के लिए उन्होंने जाति गणना का डिमांड किया है, और हम भी बात करते हैं वो। उसमें आपको मालूम होगा कि कौन कितने, कौन सी कम्युनिटी कहाँ है, उसको क्या करना चाहिए, इकोनॉमिकली कैसा है, सोशली कैसा है, कितनी खेती उसके पास है, कितनी नौकरी उसके पास है, ये सब निकालने के लिए उन्होंने ये जाति जनगणना का बीड़ा उठाया। और हमारा काम है, जिन लोगों को इससे फायदा होता है वो लोग पहले उठना चाहिए। अगर वो लोग अगर पहले नहीं उठे फिर दूसरा क्यों आपके लिए आएगा, मदद करेगा? या आप सोचिए। अरे जब मेरे को एक बात याद आती है, महात्मा गौतम बुद्ध ने जब अपना धर्म का प्रचार करते वक्त
उनके साथ सिर्फ उन्होंने जो दीक्षा दी सिर्फ 5 लोग थे और 5 लोगों के साथ उन्होंने धर्म का जो प्रचार किया, आज दुनिया भर में बुद्ध का नाम, अंबेडकर का नाम प्रसिद्ध है। गुरु नानक जी सिर्फ 5 प्यारों को लेके उन्होंने अपने विचार, अपना धर्म का प्रचार किया। आज 3-4 करोड़ से भी ज्यादा लोग गुरु नानक के उसूलों पे चलते हैं और ये सब जब डिटर्मिनेशन होता है, जब हम एक होके काम करते हैं तो उस वक्त ये हासिल कर सकते हैं। आज बहुत से गरीब लोग भी जो सिख धर्म में हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा अपनी पढ़ाई हासिल की, संपत्ति भी बनाया, सब कुछ किया, लेकिन ये सब कैसा हुआ? कम लोग रहे तो भी कमिटेड लोग थे। इसीलिए हमको एकजुट रहना, और उसी के साथ मैं और एक आपको बात कहूंगा, इस यूनिटी को तोड़ने के लिए मोदी जी कोई कसर नहीं रखते। धर्मों में झगड़ा, जातियों में झगड़ा, एक जाति को उठाएंगे शेड्यूल कास्ट में, दूसरे जाति को नीचे करेंगे। एक जाति को मुसलमान में किसी एक कास्ट रहता है, उसको प्रोत्साहन देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आम आबादी को, आम लोगों को वो इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनके प्रति उनकी घृणा है, नफरत करते हैं। इसीलिए उस नफरत के खिलाफ हमारी लड़ाई है, और खास करके अब पॉलिटिकल पावर ये जरूरी है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के रूप में अगर आप लोगों को पॉलिटिकल पावर नहीं देते, वोटिंग पावर अगर नहीं देते, नेहरू जी उनको अगर कबूल नहीं करते, आज हमारे इतने लोग एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस लोग कभी नहीं होते थे। आप ये याद करो, अब पीछे देखो, अब आगे देख के तो चलो, लेकिन पीछे भी देखो। जिन जिन लोगों ने तुम्हारे लिए कुर्बानी की है, लड़े हैं, लड़ते रहे हैं, उनका भी थोड़ा ख्याल रखो। और दोस्तों, मैं एक और बात कहूंगा, बहुत सी चीजें हैं, मैं उसको बोलने नहीं जाता क्योंकि आप लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हैं। तो जब बीजेपी केवल अपने नैतिकता की बात बहुत करती है, यह और बार बार अनैतिकता काम करते हैं। बीजेपी क्या करती है? बीजेपी आपके वोट चुराती है। कैसा चुराती है? ईवीएम के वजह से, और वो वोट चुराती है, और यहां तक कि नहीं, एमएलए को भी चुरा के भगा लेके जाती है। जैसा महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, मणिपुर में जो हुकूमत हो गए हैं, वो सब चुरा के, एमएलए को चुरा के ही लेके गए। और बीजेपी चुनी हुई सरकार को भी चुराती है।
और आपके पेंशन को भी चुराती है। और किसानों का एमएसपी तो छोड़ो, उसको तो वो लोग कुछ भी नहीं करे, लेकिन बॉर्डर पे लोग एमएसपी के दाम के लिए बैठे हुए थे, उनको मारकर भगा दिए, कुचल कर मारे। ऐसी बीजेपी है और उसके नेता भी लोग वैसे ही हैं, और आपका हकूक चुराती है और लोकतंत्र की आत्मा निष्पक्ष चुनाव में बसती है। हम यही कह रहे हैं, देखो भाई, आप निष्पक्षपात से चुनाव करो, चोरी मत करो वोटों की। वो मैं देखा हूं बहुत से जगह, मेरे को कंप्लेंट आए पूरे देश में, वो लोग बोलते हैं साहब 1 घंटे में 1000 वोट डाल देते हैं। ये कैसा? बैटरी खत्म होती है, लेकिन बाद में अगर देखते हैं तो वहां पर फिर बैटरी उसका जो दिखता है 60-70% दिखता है, 99%। तो ये सब कैसा होता है? इसीलिए जमहूरियत को टिकाना भी इम्पोर्टेंट है। जातीय जनगणना के लिए भी हम तैयार होना चाहिए। जातीय जनगणना उसी वक्त होगी जिस वक्त तुम्हारे पास पावर होगा लड़ने के लिए। अगर तुम तैयार हो तभी जातीय जनगणना के लिए वो लोग तैयार हो जाएंगे। हम तो कर रहे हैं। अब हमारे हनुमंतराव जी यहां बैठे, अब वहां पर तेलंगाना में शुरू हुआ और उसी ढंग से कर्नाटक में शुरू हुआ, और हर जगह जहां कांग्रेस है वहां शुरू हुआ। लेकिन जहां जहां बीजेपी है वहां उन्होंने शुरू नहीं किया, क्योंकि मोदी साहब बोलते हैं भाई जाति जाति में बंटवारा हो जाएगा, इसीलिए जाति जनगणना अब जरूरी नहीं है। और मेरे को और एक आपसे बात करना है, क्योंकि बात तो बहुत है। अगर लंबी बात करते ठहरो तो अभी मेरा पार्लियामेंट में वक्त है, उस वक्त भी बात करूंगा। लेकिन इस वक्त और एक मैं कहूंगा कि हम जिस ढंग से आज जाति जनगणना के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, अपने हकूक को ठीक ढंग से रखने के लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं, उसी ढंग से हमको ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो हमारे हक है, उसको रिटेन करने के लिए भी हमको एक होकर लड़ना चाहिए। ये तो मोदी जी खैर पॉलिटिशियंस के पीछे हैं, सीबीआई, ईडी और कौन सा ये उनका इनकम टैक्स, ऐसा उनके पास है। लेकिन आपको क्या करेंगे? ना आपके पास इनकम टैक्स देने के लिए हैसियत है, ना आपको कोई छुपाना है, ना कुछ करना है। जो कुछ भी है, एक आधा घर हो सकता है, उसके सिवाय और कुछ नहीं। रोज लाकर रोज खाने वाले लोग हमारे पास हैं। वो मजदूर है, छोटे मोटे व्यापारी है, छोटे मोटे ऑफिसर्स हैं, और वो ऑफिसर्स भी अगर रहे तो 4-5 बच्चे उनको अगर है तो वो अच्छे स्कूल भी नहीं पढ़ा सकते। तो ये हालत अभी भी है। और मैंने ये बात कई और जगह भी कही, ये देश में इतना गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और महंगाई तो इतना
महंगाई तो इतना बढ़ रहा है, पूछो मत। इधर मोदी ध्यान नहीं देते, इधर लोगों के समस्याओं को हल करने की कोई कोशिश नहीं करते। इसीलिए आपको इसलिए भी लड़ना होगा, जैसा कि हम ईवीएम के खिलाफ तो लड़ेंगे, जनगणना, जातीय जनगणना के खिलाफ जो हो रहा है आंदोलन उनका, हम उसको भी मुकाबला करेंगे और जातीय जनगणना, संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का सभी काम हम करेंगे। और 50% जो एक सीमा है रिजर्वेशन का, उसको खत्म करके हम ज्यादा उसको परसेंटेज में लाएंगे, तभी हमारे ओबीसी को हक मिलता है, तभी हमारे दूसरे लोगों को हक मिलता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको आरक्षण का 50% बढ़ाने का भी ये नहीं करने देंगे। और मैं दूसरी चीज ये कहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब एक संविधान लिखकर बाहर दिए, तब ऑर्गेनाइजर पेपर एक है बीजेपी का, 30 नवंबर 1949 में, 1949 में, अब ऑर्गेनाइजर एक उनकी पत्रिका जिसके एडिटोरियल में उन्होंने लिखा, और इतने बुरे तरीके से लिखा, मनुस्मृति में दर्ज मनु के कानून दुनिया की प्रशंसा का कारण है और वे स्वयं स्फूर्ति, आज्ञाकारिता और अनुरूपता पैदा करते हैं। हमारे संवैधानिक विशेषज्ञों के लिए ये सब निरर्थक है। यानी वो चाहते हैं कि ये संविधान मनु के उसूलों के तहत नहीं है, ये उनका ही कहना है। 30 दिसंबर 1949 में कहा। क्या इससे आप सहमत है? सहमत है? अरे वो भी आवाज तुमसे नहीं निकलती। अगर कल तुम्हारी जान लेने के लिए आए तो तुम क्या आवाज निकालेंगे? तो ये उनने कहा, हम नहीं कह रहे, ये उन्होंने ही कहा। और देश में अच्छा संविधान को बदनाम करने का और संविधान बदलने का बात वो करे। उसके बाद अब नया एक उन्होंने निकाला है। क्या है कि कोई कौन महाराज, वो जज थे, मुझे मालूम नहीं, मैं क्योंकि बहुत ये करता हूँ, सम्मान करता हूँ, क्योंकि हमारे जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, एक संविधान पवित्रता रखने के लिए मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन उन्होंने एक ऐसा जजमेंट दिया जिससे स्मिता देखो इधर किधर है, उन्होंने ऐसा एक जजमेंट लिखा, उससे आज हिंदुस्तान में पेंडोरन बॉक्स खोल दिए। अब सब जगह सर्वे वाले जा रहे हैं, हर जगह सर्वे वाले जाकर, ये पहले मंदिर था, अब ये मस्जिद कैसा हो गया, ये कह रहे हैं। और एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों तरफ आज आवाज उठी है कि हर जगह कुछ ना कुछ मस्जिद के
कुछ ना कुछ मस्जिद के नीचे अच्छे मंदिर है, शिव मंदिर, लेकिन हमारे 2023 में बीजेपी का आरएसएस का एक नेता ने कहा, जिनका नाम क्या है, मोहन भागवत, हाँ, मोहन भागवत 2022 में कहा, हमारा लक्ष्य राम मंदिर बनाने का था। हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढने का गलत है। ये किसने बोला, समझे आप? उन्होंने बोला हमारा लक्ष्य राम मंदिर बनाने का था, हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढने का गलत। अब आपके लोग ही एक बार ऐसा बोलते हो और एक बार बोलते हैं ये मंदिर गिरा के मस्जिद बनाए, ढूंढो। और भाई कितना ढूंढेंगे आप? अब 1940 जो थी उसको रखने के लिए, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए एक कानून बनाया गया 91 में। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। फिर आज फिर खोद खोद के हम क्यों झगड़ा निकालना? हम सब तो एक है ना, तुम एक ही चाहते ना, एक रहो सेफ रहो बोलते, तुम सेफ रहने ही नहीं दे रहे। कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। अब भाई बांटने वाले भी आप, काटने वाले भी आप। और तुम्हारा नेता मोहन भागवत कहता है ऐसा, भाई बस अब राम मंदिर बन गया, इसके बाद कोई शिवालय ढूंढने की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा। ये मेरे शब्द नहीं। अगर उनकी बात को अगर आप मानते हैं बीजेपी वाले, अगर हमारे मोदी साहब मानते हैं, शाह अगर मानते हैं, अरे भाई तुम्हारा नेता लीडर आरएसएस का, जिसके सहाय से, जिसके कोऑपरेशन से, जिसके सपोर्ट से तुम सत्ता में आते हो, और सत्ता उन्हीं के वजह से तुमको मिली, उनका तो बात सुनो। नहीं सुनते तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मोहन भागवत अपने लोगों को, दुनिया को एक दिखाने के लिए ये कहते हैं और करने के लिए दूसरा मार्ग, यानी सरकार को ये ऐसी बातें करने लगाते हैं। तो मैं कहूंगा मुख में राम बगल में छुरी। एक तरफ तो ऐसा करते हैं, एक रहेंगे, दूसरे तरफ तो आप ही लोग ये सब कुछ करते हैं। इसीलिए मैं ये बात कहने में मेरे को हिचकिचाहट नहीं है। जो भी देश के लिए नुकसान पहुंचाता है उसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म का हो, हमको संबंध नहीं है। हमारे को संबंध है इस देश के संविधान का, हमको संबंध है प्रजाप्रभुत्व का, लोकतंत्र का, हमको संबंध है इस देश में हम सब मिलके रहने का। कहीं जाता है कोई, ठीक है भाई अब शुरू करो। पार्लियामेंट के नजदीक कौन सा बड़ा किला है? हाँ, लाल किला। लाल किला मुसलमानों ने बनाया, तोड़ दो जाके फिर। अरे जाकर लाल किले पे भाषण करते हो
और सब मस्जिदा तोड़ने को शुरू करते हो। कानून भी आप ही बनाते हो, तोड़ते ही आप ही। जाओ कुतुब मीनार को धक्का लगाओ, वो भी गिरो क्योंकि मुसलमान ने बनाया। जाओ ताजमहल मुसलमान ने बनाया, उसको भी जाके तोड़ो। जाओ हैदराबाद चार मीनार है, उसको भी तोड़ो। जाओ बीजापुर को गोल गुम्बज है, वहां वर्ल्ड फेमस गोल गुम्बज। बना, इसीलिए वहां पर भी खोद के निकाल के वो भी तोड़ दो। ऐसे कितने उदाहरण मैं बनाऊं। अरे वर्ल्ड फेमस, हमारे पास बहुत से चीजें हैं, क्या वो सब गिराते जाएंगे हम? क्यों? मैं खुद हिंदू हूं। मेरा नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन बोले तो अरे पार्वती मल्लिकार्जुन ये कितना 12 लिंग में से एक पवित्र लिंग हूं मैं। मेरा बाप ने ऐसा नाम रखा कि ये 12 लिंग में से एक लिंग वो मल्लिकार्जुन, तो उनके पास है हमारे हरमंदराव के पास। तो क्या मैंने नाम, मैं सेकुलर हुआ, सेकुलर के तहत मेरी पार्टी चलती है। मैं सेकुलर रहने के वजह से सबसे चाहता हूं कि एक होके चलो। तो मैं सेकुलर हूं इसलिए मैं हिंदू नहीं, सेकुलर हूं इसलिए मैं मल्लिकार्जुन, आप वो नाम को नहीं मानते हैं। अरे भाई क्या फिर रहे भाई? तो अरे भाई आप सोच लो, ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं जो आज आपको लोकतंत्र में शक्ति मिली है, उस शक्ति को खत्म करने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भाइयों मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेता। जो कार्यक्रम आपके हैं, संविधान बचाओ और अपना लोकतंत्र बचाओ, और उसी तरह से अपना जितने भी हमने जनगणति का भी बात किया और हर चीज का मैंने यहाँ पर बात किया हूँ। वक्त बिल का तो हमने सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के, अपोजिशन पार्टी के सभी लोग अपोज कर रहे हैं। ये कह रहे भाई जो बात हो गई, ये तो 1947 के जो रिलीजियस प्रिवेंशन एक्ट नहीं, हाँ 1991 का एक्ट है, सबने आपने ही पार्लियामेंट में मान लिया है, फिर क्यों छेड़ते हो? अगर कहीं गलती होती है तो कोई सुधार लेगा, लेकिन तोड़फोड़ करना, लोगों को भड़काना, उचकाना, ये काम अगर कोई करेगा, मैं तो ये कहूंगा ये देश को तोड़ने की काम कर रहे हैं। और ये लोग ऐसे अगर करते रहेंगे, फिर एक बार देश गुलामी में चले जाएगा। ये भाई नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लास्ट स्पीच में कहा है, उन्होंने कहा है हम बहुत बार लड़े हैं और हम बहुत बार आजादी हासिल किए हैं। अगर इस बार हम अगर हमारी आजादी खो लेंगे तो कभी आपको मिलने वाला नहीं है। ये बाबा साहब की वाणी है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 1949 में बोला है। तो इसलिए दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा, हम सब मिलके न्याय के लिए लड़ेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और सभी को, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा और
यूनिटी और संघर्ष, ये तीन चीजें गरीबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारे लोग की कोशिश करना कि हमारे बच्चों को सुशिक्षित करो और उनको इकट्ठा करो और उनको अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति दो। और वो काम यहाँ बैठे हुए जो भी एनजीओज है वो करेंगे, ऐसी आशा में करते हुए अपने 4 शब्द को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भीम। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जिंदाबाद। अरे हाथ ऊपर उठ के आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जिंदाबाद। आदरणीय उदित राज साहब जिंदाबाद। आदरणीय उदित राज साहब जिंदाबाद। आदरणीय खड़गे साहब जिंदाबाद। अरे खड़गे साहब आप संघर्ष करो। धन्यवाद सर, आपके उद्बोधन से सभी अभिभूत हुए हैं। आपका मैसेज लेके पूरे देश में ये जाएंगे और एक सिविल सोसाइटी का एक बड़ा आंदोलन की आगाज आज करता हूं। आपका आशीर्वाद मिला, मैं धन्यवादी हूं सब्बल साहब का, काजी नवाजुद्दीन जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। डॉक्टर उदित राज जिंदाबाद। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर उदित राज जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। डोमा परिसंघ जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर उदित राज जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। डोमा परिसंघ जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाब तारिक अनवर जी का, पूर्व प्राइम मिनिस्टर नेपाल के उपेंद्र यादव जी का और